नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और ख़ास करके अपने पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जब मैंने आपको सिलेबस बताया था फिजिकल एजुकेशन का, तो उस समय मैंने आपको ये कहा था कि जो न्यू कोर्स है फिजिकल एजुकेशन का, वो बहुत ही जल्द आने वाला है। कम इन सून मैंने आपको वहां पे बताया था। तो न्यू कोर्स जो है वो आज से हमने शुरू किया है, जो कि क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का जो पहला अध्याय है इस न्यू कोर्स के तहत हम पढ़ेंगे। टोटल आपके 10 अध्याय दिए हुए हैं फिजिकल एजुकेशन के बुक में। तो न्यू कोर्स हमने फिजिकल का शुरू कर दिया आज से। तो हम जो है 1 से लेकर 10 तक के जो चैप्टर हैं वो समझ लेंगे हर वीडियो में, यानी एक ही सिंगल वीडियो में मैं आपको जो है पूरा चैप्टर करा दूंगा। तो आज हम पहला चैप्टर देखेंगे और इसी वीडियो में मैं आपको ये पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और जो पहला चैप्टर है उसका नाम है खेल कार्यक्रम का प्रबंधन। यह आपके चैप्टर का नाम है और इसी चैप्टर को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और न्यू कोर्स जो है ना वो आज से शुरू हुआ है, ठीक है। ये हमारा पहला वीडियो है फिजिकल एजुकेशन के न्यू कोर्स का, जिसमें हम जो पहला अध्याय है वही देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन कोने में दिख रहा होगा और इसको आप ऑल पे सेट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो, नाम आपके सामने लिखा हुआ है। और बाकी आपका कोई भी सवाल रहता है, किसी भी प्रकार का कुछ भी आपको क्वेश्चन रहता है, तो वो आप इंस्टाग्राम पे आकर मुझसे पूछ सकते हो। यूजर आईडी आप सभी के सामने लिखा हुआ है, ये आप सर्च करोगे तो वहां पर आ जाएगा। और बाकी आपको विषय सूची बताऊं तो आपके फिजिकल एजुकेशन का जो आपका बुक है उसमें टोटल 10 चैप्टर दिए हुए हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो आज हम पहला जो यूनिट है वो देखेंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो पहले हम बात करते हैं कि इस पूरे अध्याय में आपको पढ़ना क्या है। तो इस पूरे अध्याय में आपको प्रबंधन का अर्थ समझना है, खेल प्रबंधन का कार्य समझना है, समिति का अर्थ समझना है, खेल कार्यक्रम के समितियां के प्रकार समझना है, टूर्नामेंट का अर्थ, महत्व और प्रकार। ये टोटल 7 टॉपिक आपको इस चैप्टर के अंदर समझने हैं। अगर आपने इन 7 टॉपिक को समझ लिया तो यानी आपने इस चैप्टर को समझ लिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। चैनल पर नए हो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको बार बार नहीं कहूंगा, क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बार बार में बहुत नुकसान हो जाता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि वीडियो को जो है लाइक कर दो और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। देखो, पहले समझते हैं चैप्टर का अर्थ। चैप्टर का अर्थ क्या है? देखो, चैप्टर का नाम है खेल कार्यक्रम का प्रबंधन। तो इस चैप्टर का अर्थ क्या बनता है? तो इस अध्याय में आप जो है खेल से संबंधित जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनका प्रबंध कैसे किया जाता है इसी को समझोगे, ठीक है। खेल यानी कुछ खेलना, कार्यक्रम यानी कोई समारोह, कुछ इवेंट, ठीक है। कुछ भी मतलब खेल, जब भी खेल होता है तो उस वो जो वहां कार्यक्रम हो रहा है, मान लो फुटबॉल का हो रहा है खेलने का, तो फुटबॉल भी एक कार्यक्रम कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो खेल के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जितने भी कुछ भी खेल के अंदर क्रिकेट हो गया या कुछ भी हॉकी हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसका प्रबंध कैसे किया जाता है वही इस वीडियो में या इस चैप्टर में आप समझने वाले हो। तो ये चैप्टर का अर्थ हो गया जो मैंने आपको बता दिया। तो अब क्या हो रहा है, अब वीडियो शुरू हो रहा है, यहां से आप चैप्टर पूरा देखना, तभी आपका फायदा होगा, ठीक है। देखो, आपको यहां से वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, तभी आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो पहले समझते हैं प्रबंधन का क्या अर्थ होता है। देखो, प्रबंधन का मतलब हो जाता है किसी चीज का प्रबंध कर देना। तो प्रबंधन का क्या अर्थ बनता है आपके फिजिकल एजुकेशन के हिसाब से, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो बुक का लैंग्वेज है उसके हिसाब से अगर आप लिखोगे अपने पेपर में तो आपके जो है अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। देखो, प्रबंधन का जो अर्थ है वो क्या होता है, तो प्रबंधन का अर्थ होता है प्रबंधन विभिन्न समूह तथा व्यक्तियों के साथ मिलकर किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने या करवाने की कला को जो है प्रबंधन कहते हैं। या कला कह लो या फिर डायरेक्ट कह सकते हो आप, करना या करवाना प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। मान लो कोई समूह है, कोई ग्रुप है, ठीक है। कोई ग्रुप है, इस ग्रुप में जो है टोटल 40 मेंबर है। अभी 40 मेंबर एक साथ मिलकर किसी प्रतियोगिता या फिर किसी कार्य को जो है सफलतापूर्वक जो है जारी रखते हैं या करवाते हैं, तो वो प्रबंधन कहलाता है। अब बात करते हैं खेल प्रबंधन के कार्य, यानी खेल के जितने भी प्रबंध किए जाते हैं तो उसके कार्य क्या क्या होते हैं।
तो खेल प्रबंधन के कार्य आपके बुक में दिया हुआ है, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो खेल प्रबंधन के जो कार्य हैं वो टोटल 6 हैं, ठीक है, 5 हैं। तो 5 जो है टोटल कार्य हैं खेल प्रबंधन के। पहला नियोजन, दूसरा नियंत्रण, तीसरा संगठन, चौथा नियुक्तिकरण और पांचवा निर्देशन। तो यही जो है कार्य है खेल प्रबंधन के। खेल के जितने भी प्रबंध होते हैं, जो भी प्रबंध होता है, उसमें मुख्य रूप से ये सभी काम करते हैं, इनका कार्य यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये आप समझ लोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा समझ में आएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं नियोजन। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था नियोजन, और यहाँ पे जो है मैंने आपको बारी बारी बताया था, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो अब हम इसको गहराई से समझते हैं कि क्या है, ठीक है। अब जो खेल का आयोजन हो रहा है उसमें जो नियोजन नाम का ग्रुप जो है, नियोजन नाम का, तो इनका कार्य क्या होता है, या ये इसका अर्थ क्या होता है। देखो, नियोजन को योजना भी कह देते हैं या प्लानिंग भी कह देते हैं, ठीक है। प्लानिंग भी कह देते हैं या फिर योजना भी कह देते हैं। तो नियोजन का अर्थ होता है, नियोजन अर्थात योजना, और योजना एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है जो किसी विशेष लक्ष्य के प्राप्ति के लिए बनाई जाती है, योजना कहलाता है, नियोजन कहलाता है। जैसे मान लो 15 फरवरी को जो है इस मैदान में कोई गेम होगा, तो इस गेम, यहाँ जो मैदान में गेम होगा, इस गेम में या फिर इस मैदान में जो गेम होने वाला है उसका एक प्लानिंग पहले किया जाएगा। यानी कैसे यहाँ पे गेम होगा, कितना होगा, कितने समय का होगा, कैसे होगा, क्या क्या माहौल रहेगा, सभी प्रकार की जो प्लानिंग है वो किसी काम को करने से पहले बनाया जाता है। तो योजना एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया जो यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा, जो कि विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाई जाती है, योजना कहलाती है। अब योजना के जो कार्य हैं, यानी योजना जो ग्रुप है उनका क्या कार्य, योजना बना के क्या क्या कार्य होता है, या फिर इनका कार्य क्या है। इनका कार्य है उद्देश्य निर्धारित करना, यानी कोई काम हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है उसका एक उद्देश्य बनाना, ठीक है। आधार विकसित करना, योजना लागू करना, समीक्षा करना, वैकल्पिक कार्यवाही की पहचान करना, वैकल्पिक कार्यवाही का मूल्यांकन करना, एक विकल्प का चयन करना, खेल के लिए अच्छे योजना बनाना। तो ये कार्य हो जाते हैं किसके, नियोजन के, जिसे हम योजना भी कह देते हैं। अब जो दूसरा हमारा व्यवस्था था वो था नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब हो जाता है किसी व्यक्ति के ऊपर अपना दबाव बैठाना, नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण का मतलब ही सीधा सा होता है, मान लो कोई एक आदमी है, एक आदमी के ऊपर 3 आदमी ने एक प्रेशर बनाया, तो इन 3 आदमी का यहाँ पर नियंत्रण दिखता है, ठीक है। तो ये होता है नियंत्रण। अब नियंत्रण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कार्यों को पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप चलाया जाता है। जो भी योजना बनाया गया है उसके अनुसार ही इसमें काम किया जाता है। अब इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है मानकों का निर्धारण, वास्तविक सफलता का मापन तथा परमापों से तुलना करना, ठीक है। ये जो हमारा पहला कार्य है वो मैंने आपको यहां पर बताया, यानी मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल सक्सेस एंड इट्स कंपैरिजन, ठीक है। अपेक्षा के अनुरूप सफलता ना मिलने पर संभावित कारणों का विश्लेषण करना, एनालिसिस ऑफ रीजंस फॉर लेस सक्सेस, ठीक है। आवश्यकता अनुरूप सुधारात्मक उपाय एवं कार्यवाही करना, ठीक है। तो इसमें हो जाता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो ये हमारा इसका कार्य हो जाता है जो मैंने आपको नियंत्रण का बता दिया। अब बात करते हैं संगठन। देखो, संगठन को अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन कह देते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कह देते हैं, जिसको हिंदी में संगठन भी कह देते हैं। देखो, संगठन का जो अर्थ है वो क्या होता है। संगठन जो आपको शब्द दिख रहा है, तो संगठन का कोई अर्थ होगा, तो संगठन का क्या अर्थ होता है। देखो, संगठन का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कार्यक्रम संबंधी कार्यों को परिभाषित एवं वर्गीकृत किया जाता है, और इस उन्हें विभिन्न समितियां व्यक्तियों को सौंपकर उनके अधिकारों और दायित्वों को या उनका निर्धारण किया जाता है, संगठन कहलाता है। देखो, संगठन का मतलब हो जाता है बहुत ग्रुप मिलकर को संगठन बनाते हैं। संगठन का मतलब कोई 40-50 व्यक्ति का नहीं होता, संगठन एक बहुत ही बड़ा ग्रुप होता है, ठीक है। संगठन जो है बहुत ही बड़ा ग्रुप होता है, आपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा होगा, तो वो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर एक बात समझने जैसा है, वो ये है कि संगठन का जो महत्व है वो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है, तो आप इसको अहमियत यहाँ पे दे सकते हो।
देखो इसके कार्य क्या है, तो कार्य की पहचान करना, उनका छोटे छोटे कार्यों में विभाजन करना, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। विभिन्न समितियों का निर्धारण करना, विभिन्न समितियों का निर्धारण करना, यानी फॉर्मेशन ऑफ वायरस कमिटी, ये हो गया। और समिति, देखो समिति जो है इसको इंग्लिश में कमिटी कहते हैं, तो सभी समितियों को उनके संबंधित कार्य सौंपना, ठीक है, जो भी उनका कार्य है वो उनको सौंपना, जैसे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू वेरियस कमिटीज, ठीक है। विभिन्न समितियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ये हो गया, ये इनके कार्य हो गए संगठन के, जो आपको यहां पे समझ में भी आ रहा होगा। नियुक्तिकरण का मतलब हो जाता है, नियुक्तिकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, एक नियुक्ति है जमा में करण, ठीक है। तो नियुक्तिकरण का मतलब यहां पे कुछ और है। नियुक्तिकरण का मतलब हो जाता है किसी चीज का नियुक्त कर देना, अनाउंसमेंट कर देना, अनाउंसमेंट कर देना, यानी नियुक्ति कर देना। किसी नेता की नियुक्ति हो गई, या किसी समाचार पत्र में किसी विचार का नियुक्ति हो जाना या नियुक्त हो जाना, ठीक है। तो नियुक्ति का मतलब एक तरह से कह सकते हो अनाउंसमेंट, ठीक है। तो नियुक्तिकरण का तात्पर्य यहां पर क्या है, तो वो समझो। नियुक्तिकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत किसी विशिष्ट पद या कार्य के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चयन तथा प्रशिक्षण किया जाता है, ठीक है। अब यहां पे जो इसकी भाषा है वो थोड़ी सी हैवी है, इसको आपको समझाता हूं। देखो नियुक्तिकरण का तात्पर्य का मतलब है कि हम नियुक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, तो नियुक्तिकरण का जो हम बात करते हैं तो वो उस प्रक्रिया से करते हैं जिसके अंदर, अंतर्गत का मतलब जिसके तहत या जिसके जरिए किसी विशिष्ट का मतलब यहां पर विशेष से है, ठीक है। विशिष्ट का मतलब विशेष, यानी विशेष मतलब कुछ महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, ठीक है। पद का मतलब हो जाता है कोई पोजीशन, कोई पद मतलब कोई पोजीशन कह सकते हो, कोई स्टेप या कोई पोस्ट कह सकते हो आप, ठीक है, पोस्ट। कार्य के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चयन और प्रशिक्षण किया जाता है। तो नियुक्तिकरण का काम यहां पर सीधा सा इतना ही है यहां पर। अब नियुक्तिकरण का कार्य क्या है, तो मानवीय संसाधन, जितने भी मानव के संसाधन हैं उनकी संबंधी आवश्यकताओं का आंकलन करना। अब जो मानव है इसका मतलब यहां पे कुछ और नहीं है, मानव मतलब जो खिलाड़ी आते हैं, मान लो क्रिकेट का आयोजन हो रहा है एक मैदान में, तो वहां पे जो खिलाड़ी आएंगे तो उनका जो भी संसाधन है, यानी वो क्रिकेट खेलेंगे तो क्या चाहिए उनको, बैट, बॉल, विकेट, और बाकी उनका हेलमेट, और बाकी जो पैर में पहनते वो स्टैंड, ये सभी सामग्री उनको चाहिए। यानी मानवीय संसाधन संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करना या पूर्ति करना, या पूरा कर देना, या कंप्लीट कर देना, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पे आपने ये समझ लिया। और विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त अधिकारियों, कर्मचारियों का चयन एवं भर्ती करना, ठीक है, ये आप यहां पे समझ चुके हो। चयनित अधिकारियों, कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं नियुक्ति करना, जो वहां पे अधिकारी आएंगे उनका एक ट्रेनिंग भी लेना चाहिए और उनकी नियुक्ति भी वहां पर करनी चाहिए, ठीक है। ये आपको यहां पर समझ में आ गया। ट्रेनिंग्स एंड प्लेसमेंट ऑफ सेलेक्ट ऑफिसर्स, ये इसका इंग्लिश में मतलब हो जाता है। अब बात करते हैं आगे। निर्देशन का मतलब क्या है, निर्देशन का मतलब हो जाता है किसी चीज का निर्देश देना। निर्देश का मतलब हो जाता है कुछ, कह सकते हो आप, निर्देश का मतलब यहां पे हो जाता है किसी चीज को किसी को कहना, यानी किसी को कोई आदेश दे देना। मान लो आपने किसी व्यक्ति को आदेश दे दिया कि ये काम करना है, तो वो भी निर्देश कहलाता है। तो निर्देश का मतलब संकेत या आदेश, ये भी हो सकता है। तो मानवीय संसाधन को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जरूरी दिशा निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना, उन्हें निरंतर रूप से जो है प्रेरित करने की प्रक्रिया को निर्देशन कहते हैं। निर्देशन का मतलब यहाँ पर है, जैसे मान लो कोई पीटीआई है, पीटीआई का काम है 50 बच्चों को जो है वॉलीबॉल खिलाना। तो अब वॉलीबॉल खिला रहा है कौन, पीटीआई। अब निर्देश कौन देगा, पीटीआई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर निर्देश दिया जा रहा है, उनका मार्गदर्शन किया जा रहा है। तो ये हो जाता है निर्देश का काम। निर्देश का मतलब यहाँ पर सीधा आदेश से नहीं है, बल्कि उसको सुचारू रूप से संचालित करने की भी बात यहाँ पे की जाती है। अब इनके कार्य क्या है, अपने अधीनस्थ
कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करना। ठीक है, ये हो गया। अपने से वरिष्ठ अधिकारियों से संदेश, दिशा निर्देश, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, प्राप्त कर उन्हें अपने अधीनस्थ कर्मचारियों तक पहुंचाना, यानी कम्युनिकेशन। ठीक है, अपने अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों का नेतृत्व करना, यानी लीडरशिप। ठीक है, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करना, यानी मोटिवेशन। ये आप समझ गए, निर्देशन जो समूह है उसका कार्य है। अब बात करते हैं समिति। समिति जो है इसको इंग्लिश में कमेटी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको कमेटी कहते हैं, जो आप यहां पे समझ गए। अब समिति का यहां पे बहुत ही ज्यादा अहमियत है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो समिति का कार्य यहां बहुत ज्यादा है। अब समिति क्या है ना, जैसे मान लो एक ग्राउंड है, ध्यान से समझना, ग्राउंड है। अब ये जो ग्राउंड है यहाँ पे क्रिकेट मैच होगा। ठीक है, ध्यान से समझो, क्रिकेट मैच होगा। अब क्रिकेट मैच के लिए कुछ समितियां बनाई जाएंगी, कुछ कमेटी होगा। जैसा कि आप भी अगर कहीं जाते होगे तो वहां पे एक अनाउंसमेंट होता होगा, वहां पे एक गाने वाला होता होगा, कैंटिंग वाला होता होगा, यानी सबका वहां पे काम बटा हुआ है। तभी तो वो जो कंपटीशन है, वो जो फंक्शन है वो चल रहा है। अगर वहां पे कोई काम करने वाला व्यक्ति ना हो या फिर जो कमेटी ना हो वहां पर, तो क्या वो काम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो समिति का यहाँ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। तो समिति जो टॉपिक है ये आपके इस बुक का, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि टूर्नामेंट का अर्थ क्या होता है, तथा टूर्नामेंट से पूर्व, दौरान, बाद में समितियों का उल्लेख कीजिए या फिर उनके तक या उनका विश्लेषण कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे आपको यही समझना है कि समिति का रोल यहां पे क्या है। ठीक है, तो देखो समझते हैं, पहले समिति का अर्थ समझते हैं। समिति का बेसिक सा अर्थ क्या होता है? जो समिति व्यक्तियों के द्वारा, ध्यान से समझना, समिति व्यक्तियों के द्वारा, यानी व्यक्तियों मतलब बहुत सारे लोग होंगे यहां पर। समिति व्यक्तियों के द्वारा अपने समान उद्देश्यों की पूर्ति मतलब पूरा करने के लिए विचार पूर्वक निर्मित एक ऐसा संगठन का नाम है जिसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। अतएव समिति आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसमें व्यक्ति संगठित होकर सामान्य हितों को ध्यान में रखकर विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक कमेटी होता है जो कि खिलाड़ियों की इच्छाओं की पूर्ति करता है। ठीक है, विचार पूर्वक, यानी विचार उसमें होता है। कमेटी ऐसे नहीं बनता, कमेटी के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, यहाँ इस चैप्टर का नाम ही है खेल प्रबंधन के कार्य। ठीक है, खेल कार्यक्रम का प्रबंधन। तो इसमें आप कहीं ना कहीं खेल के बारे में ही समझ रहे हो, पूरा हर चीज में खेल के बारे में ही आ रहा है। अब खेल कार्यक्रम के विभिन्न समितियां, देखो खेल कार्यक्रम जो होगा इसके बहुत सारी समितियां होंगी, जो कि मैंने आपको पीछे बता दी थी। देखो खेल जो होगा, खेल कैसे होगा? खेल या तो खेल शुरू नहीं हुआ है उससे पहले का माहौल, या खेल शुरू हो चुका है उस समय का माहौल, या खेल अब खत्म हो चुका है। तो इन तीनों चीज में से कोई चौथा चीज हो सकता है क्या? आप ही सोचो, या तो खेल आयोजित नहीं हुआ है उससे पहले का माहौल, या खेल आयोजित हो गया, चालू हो गया उस समय का माहौल, या खेल खत्म हो गया उस समय का माहौल। तीन ही माहौल हो सकते हैं। तो तीन माहौल में बहुत सारी समितियां कार्य करती हैं। उन समितियों के बारे में समझ जाओगे आप तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात फिर बताना चाहता हूँ, हर समिति को उसके नाम से याद करोगे तो आपको बहुत आसानी होगा, बहुत ही आसानी। तो पहले बात करते हैं टूर्नामेंट से पूर्व समितियां। वो है हमारा आयोजन यानी प्रबंधन समिति, वित्तीय समिति, प्रचार समिति, तकनीक समिति, क्रय समिति। अब इसके दौरान, यानी जब टूर्नामेंट चल रहा होता है तो इसके दौरान भी बहुत सारी समितियां होती हैं। वो है स्वागत समिति, परिवहन समिति, भोजन व आवास समिति, सजावट व समारोह समिति, पुरस्कार समिति, उद्घोषक समिति, खेल मैदान उपकरण समिति, रिफ्रेशमेंट व मनोरंजन समिति, एंट्री व कार्यक्रम समिति, ऑफिशियल्स के लिए समिति और प्राथमिक चिकित्सा समिति। ये हो गया। अब टूर्नामेंट के बाद जो समितियां होती है उनका काम थोड़ा सा नाजुक होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको प्रेशर रहता है, उनका काम होता है साफ सफाई करना। आसान भाषा में बताऊं
तो खेल प्रतियोगिता में जो भी चीज आयोजित हुआ था उन सभी को समेटना, ग्राउंड को साफ करना इनका काम हो जाता है, ग्राउंड को पुराने माहौल में लाना। ठीक है, अब बात करते हैं टूर्नामेंट से पूर्व समितियां, जो मैंने आपको पीछे बताया था। अब टूर्नामेंट से पहले कौन कौन सी समितियां कार्य करती है, कार्यरत होती हैं, उनको आपको समझना है। पहला हम ये समझते हैं कि टूर्नामेंट से पूर्व समितियां जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है। तो इस समितियों की मुख्य जिम्मेदारी टूर्नामेंट का या टूर्नामेंट को सफल आयोजन करना होता है। ठीक है, ये समितियां एक उचित योजना बनाती है जिसके अनुसार सभी कार्य किए जाते हैं। इन समितियों को यह सुनिश्चित, ठीक है, करना चाहिए कि टूर्नामेंट के सफल संचालन के सभी पक्ष पूरे हो रहे हो। टूर्नामेंट पूर्व गठित की जाने वाली विभिन्न समितियां इस प्रकार हैं। इसमें आपको बताया गया है कि टूर्नामेंट से पहले की जो समितियां होती है उनको टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक जारी रखने के लिए कार्य करना चाहिए। उनको हर पहलुओं को समझना चाहिए, हर बातों को समझना चाहिए, हर कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। ठीक है, पहला हमारा समिति है आयोजन समिति। नाम क्या है? नाम है आयोजन समिति। तो आयोजन समिति का नाम पढ़ के आपके दिमाग में इतना सेट हो गया होगा कि यहाँ पे आयोजन की बात होने वाली है। समिति का मतलब ग्रुप, आयोजन का मतलब आयोजन करना, यानी वह ग्रुप जो खेल प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। बस ये बन जाएगा बेसिक सा जानकारी जो आपको अब समझ में आ रहा है। यह समिति खेल प्रतियोगिता के आयोजन तथा संचालन से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। विभिन्न उप समितियां इनके अध्यक्ष, इसके सदस्य के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो आयोजन समिति का नाम पढ़ो और तुरंत समझ जाओ कि बात क्या होगी। ठीक है, जिसे हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कह देते हैं। वित्तीय समिति यानी फाइनेंस कमेटी। देखो वित्तीय समिति का काम यहाँ पर क्या है? वित्तीय समिति, नाम क्या है? वित्तीय समिति। तो इस समिति का मुख्य कार्य टूर्नामेंट संबंधित वित्तीय प्रबंधन करना होता है। इस समिति को सभी प्रकार की वित्तीय प्राप्तियों व्यय या लेखा जोखा या कोई बजट जो है वो बनाना इनका काम होता है। फाइनेंस, देखो वित्तीय समिति का काम होता है जो भी हमारा आयोजन होगा खेल, उस खेल का कितना बिल बनेगा, क्या क्या जो वहां पे सामग्री है वो आएंगे, क्या क्या चीज वहां पे आएगा, वो वित्तीय समिति का कार्य हो जाता है। वित्तीय समिति का मतलब यहाँ पर हिसाब किताब रखना है। ठीक है, समझ गए? पॉइंट समझ लेना कि आयोजन में जो है आयोजन हो रहा है, वित्तीय में जो है बजट देखा जा रहा है। तो ये हो गया। अब जो हमारा तीसरा है वो है प्रचार समिति यानी पब्लिसिटी कमेटी। देखो प्रचार समिति को हम प्रचार प्रसार समिति भी कह देते हैं। प्रचार का मतलब हो जाता है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, प्रचार का मतलब हो जाता है किसी चीज का जनता के बीच प्रचार करना। मान लो एक बॉल है, उस बॉल की इतनी खूबी आपने बता दी, इतनी खूबी आपने बता दी कि वो लोग खरीदने लग गए उस बॉल को। तो ये क्या है? ये प्रचार है। तो मान लो एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड में खेल आयोजित होने वाला है, तो लोगों तक ये पहुंचाना, ये बात पहुंचाना कि यहाँ पे खेल आयोजित हो रहा है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, देख सकते हो। तो इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि खेल प्रतियोगिता का यहाँ पे प्रचार किया जाता है। तो नाम क्या है? प्रचार समिति। तो नाम पढ़ो, अंदर की बातें इसमें लिख दो। ठीक है, समझ गए? अब बात करते हैं चौथा है तकनीक समिति। तकनीक का मतलब टेक्निकल से है। तो इनका काम क्या है? लाइट को देखना। जो वहाँ बिजली का काम होता है, जो भी हमारा प्रतियोगिता आयोजित हुआ है तो उसमें जो बिजली का काम है ना, जो टेक्निकल काम है, तो टेक्निकल काम कौन देखेगी? वो तकनीक समिति जो है वो देखेगी। ठीक है, तो इनका काम देखो, नाम पढ़ो। आयोजन मतलब आयोजन करना, वित्तीय यानी यहाँ पे हिसाब किताब रखने की बात होती है, प्रचार यानी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करना, तकनीक समिति का मतलब है टेक्निकल काम करना, यानी लाइट, बिजली, कोई भी बोर्ड है वो खराब हो गया, कोई लाइट नहीं आ रहा, किसी चीज का लाइट खराब हो गया, करंट है, कुछ है, ये सभी इनका काम होता है देखने का। ठीक है, अब जो पांचवा है वो क्रय समिति। क्रय समिति का मतलब होता है परचेज कमेटी। इसमें क्या होता है? क्रय समिति का काम होता है खेल प्रतियोगिता, मान लो क्रिकेट आयोजित हो रहा है, तो क्रिकेट से संबंधित जितनी भी सामग्री है, बॉल, बैट, बल्ला, हेलमेट, नीचे जो ये जूता पहना है, ये सभी, तो इन सभी को खरीदना क्रय समिति का कार्य हो जाता है। एक क्रय समिति सभी चीज को परचेज करती है और खिलाड़ियों तक उसको सुचारू रूप से पहुंचाती है। समझ में आ गया? तो ये है।
अब बात करते हैं कि जो टूर्नामेंट से पूर्व समितियां होती है उनकी जिम्मेदारी क्या क्या है। उनका जिम्मेदारी है किसी भी खेल टूर्नामेंट से पहले विभिन्न समितियों को के अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करना इनका काम हो जाता है। ठीक है, और समझते हैं इसके बारे में। और हो जाता है जैसा कि खेल संबंधित प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलकर टूर्नामेंट का बजट तैयार करना, क्योंकि उपयुक्त बजट के बिना किसी भी खेल कार्यक्रम का, टूर्नामेंट का या मान लो कार्यक्रम का या टूर्नामेंट का शानदार तथा सुव्यवस्थित आयोजन करना मुश्किल है। सुव्यवस्थित का मतलब एकदम सिस्टम से है, यानी किसी भी चीज को एक प्रणाली के तरीके से करना, यानी प्रणाली मतलब तरीका। ठीक है, तो ये हो गया खेल टूर्नामेंट का कार्यक्रम, जैसा कि टूर्नामेंट की तिथि और स्थान जो है निर्धारित करना इनका काम है। खेल मैदान, कोर्ट, ठीक है, ट्रैक संबंधित सभी उपकरण को लाना, टूर्नामेंट को सुचारू रूप से जो आयोजन करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन करना इनका काम है। टूर्नामेंट की तारीखों, स्थान संबंधित सभी चीज का निर्धारण करना इनका काम है। अब टूर्नामेंट के दौरान कौन कौन सी समितियां होती है वो आपको समझना है। देखो, ये आप कैसे समझोगे, ये आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो आप महसूस करो, कल्पना करो, ठीक है, कि यहां पर एक गेम चल रहा है, बिल्कुल गेम चल रहा है। अब गेम चलते समय कौन कौन से जो समिति हैं वो आपको यहां पर काम करते हुए दिखाई देंगी। तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आएगा स्वागत समिति। स्वागत समिति का कार्य क्या होता है, जब खिलाड़ी या जो वहां के दर्शक होते हैं, जो वहां पर देखने के लिए आम जनता आती है, तो उनका स्वागत करना गेट पर खड़े होके। तो ये हो गया दोहरान की समिति। तो इसी प्रकार मैं आपको बताता हूं बहुत सारी समितियां हैं। पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। देखो, यह समितियां पूरे टूर्नामेंट के दौरान कार्यरत रहती है। इनका प्रमुख कार्य खिलाड़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यातायात प्रबंध करना, पुरस्कार वितरण आयोजित, इन सभी का कार्य करना, यानी ये सब मेन पॉइंट है इनका कार्य करने का। जो स्वागत समिति का कार्य जो है ना, टूर्नामेंट जब चल रहा होता है तभी इनका काम पड़ता है, यानी ये तभी काम करते हैं, टूर्नामेंट के दौरान ही काम करते हैं ये। आप ही सोचो, अगर टूर्नामेंट आयोजित नहीं हुआ तो ये किसका स्वागत करेंगे, या टूर्नामेंट खत्म हो गया तो किसका स्वागत करेंगे। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है। स्वागत समिति का नाम है स्वागत समिति, यानी स्वागत करना। तो स्वागत तो जब टूर्नामेंट चल रहा होगा तभी तो होगा। तो ये हो गया बीच का। अब स्वागत समिति में है क्या, तो इस समिति के मुख्य कार्य टूर्नामेंट के उद्घाटन तथा समापन समारोह के अवसर पर आने वाले सभी अतिथियों के स्वागत संबंधी कार्य को देखरेख करना, ये इनका काम हो गया। अब परिवहन समिति का कार्य जो है टूर्नामेंट के दौरान होता है, क्योंकि जहां पे खिलाड़ी रहते हैं, मान लो खिलाड़ी रहता है मुंबई में, अब खेल आयोजित हो रहा है दिल्ली में, तो अब खिलाड़ी को दिल्ली में से या मुंबई में से लाना है और मुंबई से दिल्ली में जहां पे खेल आयोजित हो रहा है वहां मैदान तक पहुंचाना है, यानी घर से उठाना है और मैदान तक लेकर आना है। ये काम किसका है, परिवहन का। नाम समझ लो, परिवहन यानी यातायात, किसी गाड़ी, बस, ट्रक, कार, इनकी बात होती है। ठीक है, तो परिवहन समिति नाम पढ़ो और इनके अंदर एक काम आप समझ जाओ। बिल्कुल आसान है, अब आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। भोजन तथा आवास समिति, ठीक है, भोजन वह आवास समिति का कार्य होता है जब टूर्नामेंट चल रहा होता है तो ब्रेक के समय, यानी जब ब्रेक होता है ना, तब खिलाड़ी को पानी देना, जूस देना और बहुत सारी सुविधाएं देना और इनको आवाज देना। आवाज मतलब घर। जब इनको हम मुंबई से ला रहे हैं दिल्ली गेम खिलाने के लिए, तो ये ऐसा नहीं कि खेल जब चल रहा होगा तभी चले जाएंगे घर, जब खेल खत्म हो जाएगा तब तक इनके रहने की व्यवस्था करना इनका काम हो जाता है। ठीक है, अब कौन सी समितियां हैं, अब है सजावट व समारोह समिति। इनका काम क्या है, इनका नाम देखो, सजावट व समारोह समिति, यानी डेकोरेशन एंड फंक्शन कमेटी। ठीक है, तो इनका काम क्या है, इनका काम है देखो सजावट व समारोह समिति, यानी समारोह के अंदर सजावट करना। जो समारोह हो रहा है, जो इवेंट हो रहा है, जो खेल हो रहा है, तो उस समय जो भी सजावट करना है, जो भी फूल बरसाने हैं, जो भी टेंट लगाना है, जो भी काम करना है, वो सभी इनका काम है। बिल्कुल नाम पढ़ो, अंदर का काम आप लिख सकते हो। ठीक है, रटोगे तो बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगा। पुरस्कार समिति यानी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी, तो इस समिति का कार्य, प्रमुख कार्य जो है विजय प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार, मेडल, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट व्यवस्था का, इनका मतलब व्यवस्था करना। जो पुरस्कार समिति है इनका काम है पुरस्कार देना। पुरस्कार देखो, समिति याद करने का बहुत ही अच्छा ट्रिक है, नाम से ही समझ में आ जाता है। पुरस्कार यानी पुरस्कार देने वाली समिति। ठीक है,
बिल्कुल आसान लग रहा होगा आपको। अब अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो को, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे को अब ये यकीन है कि कई बच्चों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और कई ने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, क्योंकि वो लोग सोच रहे होंगे, जैसे कि अगर आपने भी कर लिया तो आप भी ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं सब्सक्राइब नहीं करूंगा तो मेरा नुकसान है। तो सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, जो मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है। देखो, खेल मैदान व उपकरण समिति, इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है, इस समिति की मुख्य जिम्मेदारियां खेल मैदानों की मार्किंग व ट्रैक एवं फील्ड को तैयार करना होता है। यानी देखो, खेल मैदान का मतलब है मैदान का चयन करना, यानी कहाँ पे गेम होगा उस मैदान को ढूंढो। ठीक है। रिफ्रेशमेंट व मनोरंजन समिति, इनका ये देखो, ये जो हमारा समिति है ना, ये ऐसे आप समझ सकते हो। देखो, इसका नाम है रिफ्रेशमेंट समिति। जब खेल खत्म हो जाता है तब रिफ्रेशमेंट देना, ठीक है, ये इनका थोड़ा काम हो जाता है। रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी, ठीक है, तो इनका काम यहां पर ये हो जाता है। और आगे जो समितियां हैं दोहरान वाली, वो है एंट्री व कार्यक्रम समिति। इनका काम क्या होता है? यह समिति प्रतियोगी एवं टीमों को प्रविष्टि के लिए फॉर्म भेजती है, समय रहते उनको प्राप्त करने का कार्यभार संभालती है। और एथलेटिक जो है मीट, इनकी स्थिति में प्रतियोगी को चेस्ट नंबर प्रदान करना तथा हीट्स का प्रबंध करना भी इसी समिति की जिम्मेदारी होती है। प्रतियोगिता के उसमें क्या होता है, उसमें भाग ले रही जो भी टीम है उनका फिक्चर तैयार करना। इनका काम क्या है? एंट्री व कार्यक्रम समिति का ये फिक्चर तैयार करेंगी। अब फिक्चर कैसे बनता है मैं आपको वो भी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये इनका काम हो जाता है। अब देखो, ऑफिशियल्स के लिए समिति, यह समिति का कार्य प्रतियोगिता के विभिन्न ऑफिशियल जैसे कि रेफरी, जज, इनका काम क्या होता है कि ऑफिशियल समिति का मतलब है कि क्रिकेट खेला जा रहा है तो वहां पर एक रेफरी होगा, एक जज भी होगा, एक और भी जो भी होंगे वहां पे, वो सभी यहाँ पर कार्य करेंगे। उनको यहाँ पे चयन करना होता है इनका काम, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा समिति का काम यहाँ पर है, जब चोट लग जाता है खिलाड़ियों को तो उनको एम्बुलेंस में लेकर जाना, उनका इलाज करना, ये इनका काम हो जाता है, ठीक है। ये भी जिम्मेदारी इनका होता है। अब देखो, दौरान की जो समितियां होती है उनका क्या क्या जिम्मेदारी होता है? तो प्रतियोगिता के उद्घाटन के लिए उचित व्यवस्था करना, यानी प्रतियोगिता का उचित व्यवस्था करना जो दौरान की समितियां होती है उनका काम होता है। खेल के मैदान, फील्ड, कोर्ट तथा संबंधित खेल उपकरणों की जांच करना तथा उन्हें कार्यकुशल बनाए रखना इनका काम है। प्रतियोगिता को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के आयोजित करना, यानी जैसा हमने योजना बनाया है उसी योजना के तहत इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाना। खिलाड़ियों तथा खेल अधिकारियों को भी आवश्यकताओं की पूर्ति व्यवस्था करना, ये इनका काम हो जाता है। टूर्नामेंट संबंधित जरूरी सभी उद्घोषणाएं, यानी अनाउंसमेंट, ठीक है, अनाउंसमेंट करना इनका काम हो जाता है। चोटग्रस्त खिलाड़ियों को, एथलीट्स को, उनको प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना, ये इनका काम हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स तथा प्रिंट मीडिया को जो है समय पर जानकारी देना। इसमें क्या होता है, यहाँ पर अखबार वाले भी आते हैं और जो मीडिया होता है, जो न्यूज का जो एंकर होता है या जो न्यूज में जो आपको दिखेगा एक माइक लेकर खड़े हुए एक कैमरामैन, तो यहाँ पे क्या होता है, ये पूरे इसमें जो भी न्यूज है उसको कवर किया जाता है कि यहाँ पर देखो ये हो रहा है, यहाँ पे ये गेम आयोजित हो रहा है, इन सब का काम यहाँ पे हो जाता है। ये भी काम इसका है। उचित अनुशासन बनाए रखना कॉमन लाइन है, ठीक है। टूर्नामेंट के बाद कौन सी समितियां होती है? मान लो टूर्नामेंट खत्म हो गया, तो टूर्नामेंट के बाद देखो यहाँ पे क्या है, खिलाड़ी जो जीती है इनको मेडल मिल चुका है, जो पुरस्कार था वो इनको मिल चुका है। अब क्या होगा? अब जो मैदान में जो खेल आयोजित हुआ है तो अब क्या होगा? अब जाहिर सी बात है, इनका काम होता है साफ सफाई करना, जो भी एक तरह व्यवस्था किया गया था उसको समेटना। इन समितियों का कार्य टूर्नामेंट के उपरांत सभी व्यवस्थाओं को सुनियोजित ढंग से समेटना। टूर्नामेंट के समाप्त होते ही ये समितियां क्रियाशील हो जाती हैं और ये सभी काम यहाँ पे करती हैं, ठीक है। यद्यपि हम इन्हें कार्यों के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, टूर्नामेंट से पहले की समितियां, दौरान की समितियां और बाद की समितियां, तो तीनों समितियां यहाँ मैंने आपको बता दिया। अब आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? देखो, आ तो आपको गया होगा, मुझे इतना पता है। अगर आ गया है तो एक कमेंट कर देना। कमेंट करने में कुछ भी मतलब टाइम नहीं लगता, आप जाओगे सर्च करोगे कमेंट, यानी इसको सेंड कर दोगे, बस आ जाएगा।
ठीक है, तो कमेंट करना, बिल्कुल ध्यान से कमेंट करना और बताना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, लेकिन आप कमेंट करके बता सकते हो। इस समिति की जिम्मेदारियां कौन कौन सी होती है, जो बाद में समितियां होती है टूर्नामेंट के बाद। देखो, विजेताओं को पुरस्कार तथा सर्टिफिकेट्स जारी करना, अतिथियों का चयन चिन्ह प्रदान करना, संबंधित संघों तथा समितियों का आयोजन, सभी संबंधी विस्तृत आंकड़े, परिणाम जो है तथा अनावश्यक जानकारी प्रदान करना, टूर्नामेंट के उपरांत की जाने वाली जो भी टीम थे, खिलाड़ी थे, उनकी सुरक्षा निधि वापस करना, डिटेल्ड रिजल्ट। ठीक है, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट से संबंधित सारा रिकॉर्ड, कागजात, ठीक है, एकत्रित करना, ये हो गया इनका काम। खेल अधिकारियों व टूर्नामेंट से जुड़े अन्य लोगों का भुगतान करना, जो भी पैसे देना है उन सबको, वो पूरे टूर्नामेंट पर होने वाले खर्च का रिकॉर्ड या रिपोर्ट तैयार करना। अब बात करते हैं बच्चों, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है। तो अगर आपने अभी तक, यानी जहां पे वीडियो है वर्तमान समय में, तो यहां तक अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है ना, तो मेरी गारंटी मैं आपको मोहर लगा कर कहता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। अगर जो बच्चे जो है वीडियो को कट करके देख रहे हैं, यहाँ पे कट, फिर आगे कट, फिर आगे कट, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अपने समय के अनुसार, जैसे कि आप ये सोच रहे होगे कि वीडियो थोड़ा लंबा है तो देखने का मुझे मन नहीं कर रहा, तो अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और आपका जो एग्जाम है उसमें आपके कम नंबर आ सकते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं, जो वीडियो है वो मुश्किल से 50-55 मिनट का होता है, आप आराम से देख सकते हो। अगर एक दिन में आप नहीं देख पा रहे हो, 2 दिन में देखो, 3 दिन में देखो, एक दिन में 10 मिनट तक का देखो, फिर आगे 10 मिनट तक का देखो, फिर 10 मिनट, फिर 10 मिनट, 4-5 दिन करके आप देख सकते हो। ठीक है, टूर्नामेंट का अर्थ देखो, टूर्नामेंट का क्या अर्थ होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टूर्नामेंट का क्या अर्थ होता है, अभी हमने पूरा टूर्नामेंट समझ लिया, तो इसका अर्थ क्या होता है। देखो, एक योजना के तहत क्या बात हो रही है, एक योजना के तहत विभिन्न टीमों के बीच नियमों, देखो यहां नाम आ रहा है, नियमों तथा विनियमों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना टूर्नामेंट कहलाता है। अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो मैं आपको फिर बताता हूं। देखो, एक योजना है, मान लो हमने एक योजना बना लिया कि 50 रुपए जो है इस ग्राउंड पे लगाने हैं, ऐसा उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है, 50 रुपए इस ग्राउंड में लगाना है। या मान लो, अब उदाहरण मैं आपको दूसरा दूं, तो मान लो एक ग्राउंड है, यहां पे खेल आयोजित हो रहा है क्रिकेट। ठीक है, तो अब योजना बन चुका है कि इस मैदान में सिर्फ 50 क्रिकेटर आएंगे, जो खिलाड़ी हैं वो आएंगे। तो आप 50 क्रिकेटर को वो यहां पर आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, नियम के अनुसार, यहाँ पे क्या है, एक योजना के तहत विभिन्न टीमों के बीच नियमों के अनुसार खेल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। यानी जो योजना हमने पहले बना लिया, उसी योजना के तहत क्रिकेटर को लाना है, उनको जो है अच्छे से जो है ग्राउंड तक पहुंचाना है और उनका जो है कहीं ना कहीं देखरेख करना है। तो योजना के तहत ही हमें विभिन्न टीमों के बीच जो है प्रतियोगिता का आयोजन करवाना पड़ेगा। तो ये टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट का मतलब ही है कि एक बड़े लेवल पर गेम आयोजित करना, जिसमें बहुत सारी टीम होती है और नियम के तहत जो है प्रतियोगिता का आयोजन होता है। समझ गए, एक योजना के तहत विभिन्न टीमों के बीच नियमों के अनुसार प्रतियोगिता का आयोजन करवाना टूर्नामेंट कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं टूर्नामेंट का महत्व क्या है। अगर हमने टूर्नामेंट आयोजित कर दिया और टूर्नामेंट सफलतापूर्वक चल भी गया, खत्म भी हो गया, तो इसका महत्व क्या होता है। टूर्नामेंट करते समय या करने के बाद टूर्नामेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ टूर्नामेंट। ठीक है, देखो, खेलों का प्रचार हो जाता है। अगर टूर्नामेंट का महत्व पहला है खेलों का प्रचार, पब्लिसिटी ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, यानी पब्लिसिटी हो जाती है, यहां पर खेलों का प्रचार हो जाता है दूर तक कि हाँ 2024 में यहां पे खेल आयोजित हुआ था, तो 2027 तक बात लोगों के मन में रहेगा, 28 तक मन में रहेगा, 30 तक मन में रहेगा और वो सोचेंगे कि हाँ खेल आयोजित तो हुआ था। तो इस प्रकार खेलों का प्रचार हो जाता है, पब्लिसिटी हो जाती है। ठीक है, देखो, खेल कौशलों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स। ठीक है, जो भी कौशल है ना, देखो विकास का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट। ठीक है, कौशल का मतलब स्किल से है और खेल का मतलब स्पोर्ट्स से है। ठीक है, तो खेल के अंदर बहुत सारी स्किल आ जाती है लोगों के अंदर। ठीक है, ये हो गया, इसको आप गहराई से समझ सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसकी व्याख्या है। ठीक है, इसको भी आप पढ़ सकते हो, बाकी मैंने आपको ऊपर से बता दिया है और आप भी मेरे हिसाब से ऊपर से याद करो, अंदर जाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आप सिर्फ नाम पढ़ो,
अंदर की बातें अपने मन से बना के लिख दो, आपको नंबर फुल मिल जाएंगे। ठीक है, देखो बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों के चयन में सहायक। देखो इसमें क्या होता है ना, बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों के चयन में सहायक यानी हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स फॉर मनोरंजन टूर्नामेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि बड़े स्तर पर प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन करना भी एक तरह से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कहलाता है। इसमें टूर्नामेंट के अंदर जो खिलाड़ी है उनका चयन किया जाता है। ठीक है, ये आप बना के लिख सकते हो। मैत्री एवं भाईचारे के विकास में सहायक, देखो मैत्री नहीं मित्र भी आ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैत्री भी बोल दो या मित्र बोल दो। तो इसमें क्या होता है, मान लो एक खिलाड़ी है, दो खिलाड़ी है, तो अगर ये आपस में खेलेंगे तो इनके बीच बातचीत होगा, दोस्ती बढ़ेगी और कहीं ना कहीं इनके बीच भाईचारे का विकास हो जाएगा। ठीक है, ये आपने यहाँ पर समझ लिया। जैसे हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडशिप एंड ब्रदरहुड। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे समझ लिया। अब जो आगे महत्व है वो है सामाजिक गुणों का विकास। ठीक है, सामाजिक गुणों का जो है विकास यानी हेल्प इन डेवलपिंग सोशल क्वालिटीज, ये आप समझ गए, यानी समाज में जो गुण है उनका विकास हो जाएगा। अब इसके अंदर बना के आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं टूर्नामेंट के प्रकार। आपका टूर्नामेंट जो है इसमें दो प्रकार के टूर्नामेंट आपके सिलेबस में दिए हुए हैं सीबीएसई बोर्ड के अनुसार। सीबीएसई ने क्या किया है, टोटल तो इस चैप्टर के अंदर 4 प्रकार के टूर्नामेंट से थे, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग या फिर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। ये 4 टूर्नामेंट आपके बुक में थे, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया है, ये कॉम्बिनेशन और जो चैलेंज है इन 2 टूर्नामेंट को जो है इसको कर दिया है रीसेट, यानी इसको डिलीट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। तो अब आपके लिए खुशखबरी भी हो जाएगा कि आपको 2 प्रकार का टूर्नामेंट समझना है और उनके अनुसार जो फ्रिक्चर तैयार होगा ना, उस फ्रिक्चर को भी आपको समझना है, जो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा और मैं आपको प्रैक्टिकली कैमरे से बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। देखो यहां जो है आपके सिलेबस में पहला है, ठीक है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है और 5वां ये जो दूसरा है ये आपके सिलेबस में, ये आपके सिलेबस में ये है। ये आप समझ गए, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट जिसे हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कह रहे हैं, तो ये आपके सिलेबस में है आपके सीबीएसई बोर्ड के अनुसार। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है, क्वेश्चन मार्क। देखो नॉकआउट टूर्नामेंट है क्या, देखो इस प्रकार के टूर्नामेंट में जो टीम मैच हारती है वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, अर्थात वह दूसरे राउंड में नहीं पहुंच पाती, उनको अवसर नहीं मिलता, केवल विजेता टीम ही एंड तक बनी रहती है। इसे हम एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कह रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी नॉकआउट टूर्नामेंट में 4 टीमें भाग ले रही हैं तो टूर्नामेंट का विजेता निम्नलिखित विधि से घोषित होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नॉकआउट टूर्नामेंट के उद्देश्य, अगर नॉकआउट टूर्नामेंट हो रहा है तो क्या उद्देश्य है, क्यों करवा रहे हैं हम नॉकआउट टूर्नामेंट, तो सर्वश्रेष्ठ दल या प्रतियोगी का पता लग जाता है हमें, ये इसलिए हम करवा रहे हैं। खिलाड़ियों को एक ऐसा मंच प्रदान करना जिससे वह अपने खेल का अच्छे से प्रदर्शन कर सके। ठीक है, जो प्रदर्शन है वो कर सके खिलाड़ी या टीमों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना, ये हो जाता है एक उद्देश्य। खिलाड़ियों के बीच मित्रता पूर्व व्यवहार को बढ़ावा देना, ये काम हो जाता है उद्देश्य। दर्शकों का मनोरंजन करना, मेन तो यहाँ पर चीज पता है क्या है, मेन चीज यहाँ पर यह है कि जो मनोरंजन है ना, जो मनोरंजन मतलब वहां पे कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट हो जाएगा, तो जो वहां दर्शक आ रखे हैं, जो वहां पे गेम को देख रहे हैं, तो उनका मनोरंजन करते रहना ताकि वो बोर ना हो जाए। ठीक है, खेलों को बढ़ावा देना, खेल का विशेषता बताना, ना कि उसकी बुराई करना। नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ, अगर नॉकआउट टूर्नामेंट हो गया है तो इसके लाभ क्या है, या फिर नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर अपने आप में क्या खूबी है, तो इसके अंदर खुद कुछ खूबी है। इस प्रकार के टूर्नामेंट कम खर्चीले होते हैं, पहला तो पॉइंट बन जाता है, क्योंकि जो टीम हारती है ना वो टूर्नामेंट से तुरंत बाहर हो जाती है, बिल्कुल मौका नहीं मिलता उनको। दूसरा, टूर्नामेंट से बाहर होने वाले, यानी टूर्नामेंट से बाहर होने के डर के कारण जो टीम होती है ना वो हार से बचने के स्तर पर भी वृद्धि, मतलब वो क्या मन में सोचते हैं कि मैं हारूं ना,
ठीक है, मैं हार ना जाऊं, इनका उनके अंदर उनके ऊपर जो है प्रेशर बना रहता है और वो कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं कि मैं हारूं ना और मैं जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूं। तो यहाँ पे ये एक लाभ हो जाता है कि जो टीम है ना वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर कमजोरी या फिर यहाँ कहीं ना कहीं वो लापरवाही नहीं करती है, वो जो है अच्छे से खेलती है, अपना पूरा प्रदर्शन लगा देती है। ठीक है, मैचों की संख्या कम होने के कारण टूर्नामेंट जल्दी खत्म हो जाते हैं, ये हो जाएगा। इस प्रकार के टूर्नामेंट्स के आयोजन तथा संचालन से जुड़े अधिकारियों जैसे रेफरी, एम्पायर, ठीक है, टाइम कॉपर, व रिकॉर्डर, इनका काम यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, जैसे रेफरी, एम्पायर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इस प्रकार के टूर्नामेंट में समय की बर्बादी बहुत कम होती है क्योंकि जो टीम हार जाती है वह प्रतियोगिता से तुरंत बाहर हो जाती है। नॉकआउट टूर्नामेंट के हानि, नॉकआउट टूर्नामेंट के क्या क्या हानि है वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। देखो, नॉकआउट टूर्नामेंट जो है इसकी क्या क्या हानि होती है जो आपके सामने यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, ये पूरी हानि है नॉकआउट टूर्नामेंट की। अब जो लीग टूर्नामेंट है वो क्या है वो मैंने आपके सामने बिल्कुल विस्तार से लिख रखा है। इसे हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कह देते हैं। ठीक है, और देखो राउंड रॉबिन या फिर लीग टूर्नामेंट है, वो लीग टूर्नामेंट को ही हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कहते हैं, बच्चों याद रखो। ठीक है, लीग टूर्नामेंट दो प्रकार के होते हैं, सिंगल लीग टूर्नामेंट, दूसरा होता है डबल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग में क्या होता है कि जो विरोधी टीम होती है ना वो एक बार जो है अन्य टीमों के साथ खेलती है, और डबल लीग में क्या होता है 2 बार खेलती है ये टूर्नामेंट। अब इसमें अर्थ आप समझ सकते हो, और इसका जो निर्धारण है कैसे किया जाता है वो आपके सामने लिखा हुआ है। 8 × -1/2 बराबर 8 × 7 बराबर 2 आ जाएगा, 56 से हम गुना कर देंगे 28 मैच आ जाएगा। ठीक है, डबल लीग टूर्नामेंट क्या है आप यहाँ पे समझ सकते हो पढ़ के, इसका फॉर्मूला क्या है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब राउंड रॉबिन या लीग टूर्नामेंट के लाभ क्या है, तो इसके लाभ जो है ना वो मैंने आपके सामने टोटल लिख रखे हैं 2, 4, 5, 6, 7 लाभ हैं जो आप ये समझ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी हानियां। जो लीग टूर्नामेंट है इसकी कुछ कुछ हानियां भी होती है, टोटल हानि मैंने आपके सामने लिख रखा है, इसको आप पढ़ सकते हो बहुत ही विस्तार पूर्वक। तो बच्चों अब हम फिक्चर बनाना सीखते हैं प्रैक्टिकली। मैं आपको कैमरे से बताऊंगा, बिल्कुल HD क्वालिटी का बताऊंगा, बिल्कुल कैमरे से बताऊंगा। आप वीडियो के एंड तक बने रहना, और यहां पर मैं आपको एकदम कैमरे से फ्रिक्चर बनाना सिखाऊंगा। तो अब क्या करते हैं, हम अपना कैमरा स्टार्ट कर देते हैं, और जो कैमरा स्टार्ट है वो अब होने वाला, बस आप वेट करो। तो अब हमारा कैमरा स्टार्ट होने वाला है। तो बच्चों आप देख सकते हो हमने जो है अपना कैमरा स्टार्ट कर दिया, जैसा कि आपको आपके सामने दिख रहा होगा। आपको ये जो फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट का बुक है वो आपको दिख रहा होगा। तो फिजिकल एजुकेशन का बुक आपको दिख रहा है, तो ये आपका फिजिकल एजुकेशन का पूरा बुक है। ठीक है, तो इसी का हम जो पहला अध्याय है वो यहाँ पर कर रहे थे, जो मैंने आपको पूरा प्रॉपरली जो है अच्छे से समझा दिया है। देखो, पहला आपका अध्याय था खेल कार्यक्रम का प्रबंधन, तो ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। बस एक टॉपिक बच गया है जिसे कहते हैं फिक्चर। ठीक है, मैंने आपको ये चैप्टर जो है ना पूरा एक एक चीज बारीकी से समझा दिया, एकदम बारीकी से। बस एक चीज रह गया है, वो है हमारा क्या, तो आप कहोगे हमारा बस एक फिक्चर रह गया, जो मैं आपको अब बता रहा हूं। ठीक है, तो फिक्चर आप सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले कह रहा था, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या करते हैं, हम फ्रिक्चर समझते हैं। अपना पहला जो आपका चैप्टर था इसका हमने हर टॉपिक समझ लिया। आप यहां देखोगे तो इसका मैंने हर टॉपिक आपको बता दिया, पूरा चैप्टर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब हम समझते हैं अपना जो फिर फ्रिक्चर है वो। और यहाँ आप नोट कर रहे होगे, मैंने आपको ये बताया था, ये स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया था अपने स्लाइड के ऊपर, जो आपको मैं पूरा पढ़ा रहा था। ठीक है, पीछे आप बैक करके देख सकते हो वीडियो को, वहां पर आपको मैंने बताया था। देखो, आपके टोटल बुक में वैसे इसमें जो बात होती है ना वो 4 होती है, टोटल 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं, 4 प्रकार के, लेकिन सिलेबस में सिर्फ 2 ही है। 2 ही आपके सिलेबस में, 4 के बदले सिर्फ 2 है। तो ये चैलेंज टूर्नामेंट आपके सिलेबस में नहीं है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आपके सिलेबस में नहीं है, और लीग टूर्नामेंट आपके सिलेबस में है, और नॉकआउट टूर्नामेंट भी आपके सिलेबस में। तो हम सिर्फ इन दोनों टूर्नामेंट को समझने वाले हैं। जैसा कि CBSE बोर्ड ने ये रिलीज कर दिया था कि हमारा ये 2 जो टूर्नामेंट है, कॉम्बिनेशन और चैलेंज, ये आपका डिलीट है। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पर जो है इसकी जो जानकारियां हैं पूरा मैंने आपको जो है अपने स्लाइड में पढ़ा दिया था, बता दिया था। तो अब हम क्या करते हैं, फ्रिक्चर बनाने का विधि समझते हैं। और बाकी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आज डेट है 29 जनवरी 2024 मंडे। ठीक है, आज डेट है 29 जनवरी 2024। ठीक है, आपका फिजिकल एजुकेशन का CBSE बोर्ड का एग्जाम चालू होने वाला है। तो आपको मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट हमारा कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है,
देखो टूर्नामेंट आप समझ गए। एक ये जो है ना, टूर्नामेंट का मतलब क्या होता है, एक योजना के तहत विभिन्न टीमों के बीच नियमों के अनुसार प्रतियोगिता का आयोजन करवाना टूर्नामेंट कहलाता है। अब टूर्नामेंट टोटल दो प्रकार के आपकी सिलेबस में है। पहला है नॉकआउट टूर्नामेंट, दूसरा है लीग टूर्नामेंट, जिसे हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कह रहे थे। तो ये सभी प्रकार के फिक्चर बनाना हम सीखेंगे। और यहां आप एक चीज समझ लो, नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर फिक्चर तैयार करना हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले हम ये समझेंगे कि नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर हम फिक्चर कैसे तैयार करेंगे। और राउंड रॉबिन जो हमारा है, देखो यहां पर देखो, जो हमारा लीग टूर्नामेंट है ना, लीग टूर्नामेंट क्या, जो हमारा दो प्रकार है, यानी लीग टूर्नामेंट का जब भी हम फिक्चर बनाते हैं दो प्रकार से बनाते हैं। पहला होता है स्टेयरकेस विधि, दूसरा होता है साइक्लिक विधि। तो इन दोनों विधि को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, तो टोटल हमारा जो पहला नियम है नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर फिक्चर तैयार करना, दूसरा है लीग टूर्नामेंट के आधार पर स्टेयरकेस विधि के अनुसार क्या करना है, फिक्चर तैयार करना है, और साइक्लिक विधि के अनुसार फिक्चर तैयार करना है। तो ये तीनों टूर्नामेंट आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। आप वीडियो स्किप मत करना। वीडियो जो है 1 घंटे प्लस की हो चुकी है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ वीडियो बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, मैंने आपको ये नियम बता दिया, बिल्कुल 3 प्रकार के हमारे फिक्चर बनाना आपको सिखाऊंगा। देखो टूर्नामेंट बनाने का जो विधि है ना, मान लो उदाहरण के लिए मैं आपको ये बताऊं, तो टूर्नामेंट यहां देखो, टूर्नामेंट बना मतलब नियम जो होता है टूर्नामेंट का, वैसे फिक्चर बनाते कहते हैं। फिक्चर बनाने का टोटल विधि क्या है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। ठीक है, अब आपको क्लियर मेरा बुक दिख रहा होगा। देखो ये जो विधि बनाने का है ये मैं आपको इसमें बताता हूं। यहां देखो, नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर 19 टीमों का फिक्चर तैयार करना। कैसे करेंगे, तो आपको टीम लिखना है, टीमों की संख्या पूरी लिख देनी है। 19 टीम है तो आपको 19 टीम लिख देना है। ठीक है, मैचों की संख्या बराबर क्या लिखना है आपको, टीमों की संख्या। तो टीमों की संख्या 19 है तो -1 कर देंगे, बराबर 19 - 1 बराबर 18 मैच हो जाएंगी। ऊपरी अर्ध में टीमों की संख्या, तो इसका सूत्र क्या है निकालने का, टीमों की संख्या प्लस 1/2। तो टीमों की संख्या क्या है 19 प्लस में 1/2, और इसको कर देंगे तो 20 हो जाएगा, बटे में 2, और 2 बार में कट, ये हमारा 10 बार में कट जाएगा, 10 दूना 20 होता है। निम्न अर्ध में टीमों की संख्या, ठीक है, टीमों की संख्या -1/2 बराबर 19 माइनस 1/2 आ जाएगा हमारा 18/2 बराबर 9 टीम। ठीक है, 22 देने का संख्या 32 - 19 बराबर 13 22। ठीक है, ऊपरी अर्ध में 22 देने का फॉर्मूला, यह संख्या जो हमारा है 22 देने का संख्या, बटे में हमारा 2 आ जाएगा, -1 रहेगा, -1/2 बराबर 12/2, 6 22 हो जाएंगे। और यहाँ पे 13 क्यों आ रहा है, यहाँ पर ये 13 है ना, ये देखो ये 13 है। निम्न अर्ध में देखो, निम्न अर्ध में 22 की संख्या, तो 22 की संख्या प्लस में 1/2 बराबर 13 + 1। ठीक है, या 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 नहीं 2, बराबर में आ जाएगा 14/2, फिर 7, और राउंड की संख्या हमारा 2 × 2 × करके 5 बार में आ जाता है। फिर प्रत्येक क्वार्टर में 22 की संख्या, पहला क्वार्टर दूसरा क्वार्टर, इस प्रकार से आपको यहाँ पे मिल गया। मैंने आपको यहाँ बताया पूरा उदाहरण के सहित। अब फ्रिक्चर तैयार कैसे करते हैं, मेन खेल तो यहाँ पर फ्रिक्चर का है। देखो इसमें कितनी टीमें हैं, यानी कितने टीम है, 19 टीम है ना, मैंने आपको पहले भी कह रहा था 19 टीम है। तो 19 आपको लाइन खींचना है ऐसे, और इसमें लिखना है पहला दूसरा तीसरा, ये 22 है। ठीक है, ऊपर से नीचे से वैसे ऐसे देते हैं, पहले नीचे से फिर ऊपर से, फिर यहां से नीचे से, फिर ऐसे। ठीक है, इसमें 2 अर्ध बनाएंगे, फिर इस प्रकार से ऐसे करके इसका विजेता जो है वो हम घोषित कर देंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा आपका नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर। तो नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर फ्रिक्चर जो है ना वो इस प्रकार से ही बनाया जाता है, मैंने आपको ये बता दिया। अब बात करते हैं कि लीग टूर्नामेंट में जो हमारा पहला है स्टेयरकेस और दूसरा साइक्लिक विधि। तो स्टेयरकेस में क्या है, देखो स्टेयरकेस में क्या होता है, इसमें बारी बारी चलता है, 1 2 3 इस प्रकार से आपको यहाँ पर चलता है। इसमें दिया हुआ है उदाहरण के लिए, यदि टीमों की संख्या 9 हो तो 8 शीर्ष मुख तथा समांतर 8 कॉलम बना लेते हैं, तथा इसमें संख्याओं को भी दिए जाते हैं, जैसा कि यहाँ आपको दे रखा है 1 2, इस प्रकार से बनेगा विधि। और बाकी लीग टूर्नामेंट के आधार पर 9 टीमों का फिक्चर तैयार करना है, फिर यहाँ बताया गया है, इसका फॉर्मूला बताया गया, पूरा यहाँ पर बारी बारी बता रखा है। इस प्रकार से क्या होगा, आप यहाँ पर देखो, इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो यहाँ पर निकल जाएगा। ऊपर आप देख रहे हो कि ये निकल गया है, दूसरे लीग टूर्नामेंट के लिए मैचों की संख्या ये आपको यहाँ पे दिख रहा है।
तो ये हम पीछे मैंने आपको क्या बताया, पीछे यहाँ देखो मैंने आपको स्टेयर केस बताया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर होगा बिल्कुल विस्तार पूर्वक। अब बात करते हैं कि साइक्लिक विधि के अनुसार जो है लीग टूर्नामेंट में जो हमारा दूसरा टूर्नामेंट है, दूसरा जो फिक्सचर बनाने का तरीका है वो है साइक्लिक विधि। तो मान लो उदाहरण लूं मैं आपके सामने, दूसरा मान लो, दूसरा भी आपके सामने मस्त है। देखो लीग टूर्नामेंट में साइक्लिक विधि के अनुसार 6 टीमों का फिक्सचर तैयार करना है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, टीमों की कुल संख्या 6 है, मैचों की कुल संख्या निकालने के लिए क्या करोगे आप, टीमों की संख्या इंटू में टीमों की संख्या माइनस डाल दोगे और बटे में 2 डाल दोगे। तो हमारा संख्या क्या है 6, माइनस में 1 कर देंगे बटे में 2, यहाँ पे 1 घट जाएगा, ये 6 जो है ना यहाँ से 1 घट जाएगा, 5 आ जाएगा बटे में 2 और यहाँ 30 और 15 बार में कट जाएगा 15 मैच। और राउंड की संख्या क्या है, जो टीमों की संख्या -1 बराबर में 6, ये आपका बन जाएगा। और इस प्रकार से ये चलेगा ऊपर, फिर ये ऐसे करके ऊपर, फिर ये ऊपर, ऐसा राउंड होंगे। टोटल हमारे 5 राउंड होंगे। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर निकला भी है 5 राउंड, ठीक है। तो ये आपने यहाँ देख लिया, मैंने आपको क्या क्या बताया, आप फिर यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। फिलहाल मैं इस पुस्तक को जो है वो साइड करता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने आपको यहाँ पर बच्चों, यहाँ देखो मैंने आपको यहाँ पे क्या है कि नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर फिक्सचर तैयार करना बता दिया है, और जो स्टेयर केस विधि होता है ना लीग टूर्नामेंट का, उसके आधार पर बता दिया, और साइक्लिक विधि भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा फिक्सचर बनाना भी कंप्लीट हुआ, और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर था वो भी मैंने आपको थ्योरी बता दिया, यानी चैप्टर का पूरा थ्योरी बता दिया, फिक्सचर बता दिया। तो मैं आशा करता हूँ ये जो टॉपिक है ये सभी आपको समझाए जो गए हैं वो आपको समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको फिक्सचर बनाना बिल्कुल आसान से बिल्कुल विस्तार पूर्वक सिखा दिया है, और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये हर चीज़ समझ में आ गया होगा। इसमें विधि के अनुसार मैंने आपको हर चीज़ बताया है। तो यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ पे देख लो, यहाँ जो हमारा पहला चैप्टर था ये हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है पूरा, ये हमने हर चीज में कर लिया, ठीक है। तो कल हम अपना दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है खेल कूद में बच्चे तथा महिलाएं। तो बच्चों वो वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके सर्च कर सकते हो, तो हमारा वीडियो सर्च में आ जाएगा, ऊपर दिखेगा आपको, आप हमारे वीडियो को देख सकते हो, जो कि हमने सेशन 2023 और 24 के बच्चों के लिए करवा रखा है, ठीक है। तो ये भी आप हमारा देख सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार मैंने आपको फिक्सचर बनाना बहुत ही अच्छी तरह से सिखा दिया है, और मैं आशा करता हूं आपको फिक्सचर बनाना समझ में आ चुका होगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको फिक्सचर बनाना बहुत ही अच्छी तरह से आ गया होगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं फिक्सचर कैसे बनाते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने जो है थ्योरी समझ लिया, जो कि आपका थ्योरी था, और जो आपका फ्रिक्चर था, फ्रिक्चर भी मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बता दिया है, सभी चीज मैंने आपको बता दिया और डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारा वीडियो जो है 1 घंटे प्लस का बन चुका है, लेकिन मैंने आपको हर चीज बारीकी से बताया है, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर बिल्कुल विस्तार से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा है आपको, बहुत ही लंबा हमने मेहनत करके वीडियो बनाया है, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही अच्छे से पहुंचेगा और आप हमारे वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर आपको क्लिक करना है, और वीडियो को एक लाइक करना है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, और कमेंट करके आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा है। और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो, ताकि 2024 का जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा फिजिकल एजुकेशन का, तो उसका लाभ आपके दोस्तों को भी हो सके, ठीक है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, यानी अपना जो दूसरा चैप्टर उसमें मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।